गुड इवनिंग। नमस्ते राम लखन। मेरी आवाज क्लियर है? पहले आप लोग बता दीजिए, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग कविता। गुड। देखिए, तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। वो हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे। उसका रीजन क्या है मैं बता दे रही हूँ कि आज हम लोग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कंपनीज में बोनस मिलता है, जो वेजेस मिलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये नहीं कि ये फिर क्यों हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो भी एक पार्ट है कि कंपनीज में बोनस कैसे आया, किस थिंकर ने बोनस के बारे में पहली बात की। ये सब चीजों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरीज और कॉन्सेप्ट, जिसमें से हम लोग पहले सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ेंगे और रेशनल चॉइस थ्योरी पढ़ेंगे। दो थ्योरीज हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, वैज्ञानिक प्रबंध, ये किनके द्वारा लाया गया था पहली बार? तो फेडरिक डब्ल्यू टेलर। तो ये नाम याद रखिएगा। और ये क्या कौन थे? तो ये एक इंजीनियर थे। ठीक है, इस थ्योरी को कौन लाया था? सबसे पहले इस थ्योरी के बारे में किसने बात की थी? तो इस थ्योरी को बात करने वाले पहले जो पर्सन थे वो थे फेडरिक डब्ल्यू टेलर। तो ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, थोड़ी देर के लिए अपना चैट ऑफ कर दीजिए। जब नहीं समझ में आएगा तो उस समय कमेंट कीजिएगा। 18वीं और 19वीं शताब्दी के प्रबंध में की परंपरागत पद्धति, रूल ऑफ थंब मेथड, 20वीं शताब्दी के औद्योगिक प्रणयाति की समस्या को हल करने में असमर्थ थे। तो 19वीं, सीधे तौर पे अगर समझा जाए तो 19वीं 20वीं सदी में जो भी ट्रेडिशनल मेथड होते थे मैनेजमेंट के, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ना, प्रबंध के बारे में पढ़ रहे हैं कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो 20वीं और 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी में जो भी प्रबंध थे वो क्या थे? वो असमर्थ हो गए थे। इंडस्ट्रियल जो भी इंडस्ट्रियल परिणयाती थे, इंटरप्रेन्योर्स थे, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कि उनके प्रॉब्लम को वो सोल्व नहीं कर पा रहे थे। किस मेथड से? ट्रेडिशनल मेथड से, जो परंपरागत पद्धति चल रही थी उससे। इसी के बाद क्या होता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या होता है? उदय होता है। तो वर्तमान औद्योगिक प्रणाली के दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जटिलता और विविधता के 20वीं शताब्दी के प्रथम अर्थ भाग है वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन को जन्म दिया।
देखिए, जब क्या हो रहा था कि डे बाय डे 19 और 18 सेंचुरी में परेशानियां उठानी पड़ रही थी, तो फर्स्ट हाफ सेंचुरी में क्या हुआ था, 20वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ था। किस चीज का उदय हुआ था? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट का, वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन का, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब सबसे पहले हम लोगों ने जान लिया कि वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन थे, किन्होंने किसने बात की थी इसको पहली बार। अब हम लोग जानेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, मैंने तरुण, आपने कल की क्लास ली होगी, तो मैं बता दूं कि क्वेश्चंस अगर आप, जब हम लोग क्वेश्चन आवर करेंगे तो बहुत इसमें से वही क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं। तो सबसे पहले तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड है। और दूसरी चीज ये है कि मैंने कल या परसों की क्लास में मैंने आपको बुक्स बताई हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से इसमें से आते हैं वो बुक से आते हैं। ठीक है, कि वैज्ञानिक प्रबंधन के ऊपर किस कौन कौन सी बुक लिखी गई थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कम से कम 20-25 किताबें लिखी गई हैं, प्रशासन के लिए, लोक प्रशासन के लिए। तो सबको आपको एक तो पहले ईयर वाइज याद करना है, उसका नाम याद करना है, दूसरा जो थिंकर्स है उनका नाम याद रखना है, और लास्ट में कहीं कहीं पे आपको बता दिया गया है कि यहाँ से प्रकाशित हुई है, तो आपको वो भी याद रखना है। तो ये कुछ चीजें हैं। लेकिन पढ़ना तो हम लोग को हर चीज है ना। कभी भी आप सबने, उतने आप बड़े हो गए हो कि आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन अगर कोई चीज आप पढ़ रहे हो तो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ोगे ना, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे, और फिर आपको अगर उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होगी तो वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे ना। क्लियर है ये? चलिए, तो वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ क्या होता है ये जानते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंधन दो शब्द के संयोग से बना हुआ है। वैज्ञानिक प्रबंधन, ठीक है, दो शब्द से मिलता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक अलग चीज हो गया, मैनेजमेंट अलग चीज हो गया। अब इसके बारे में हम जानते हैं। वैज्ञानिक से तात्पर्य है विज्ञान संबंधित, और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट जानकारी अथवा ज्ञान की अभिवृद्धि। ठीक है, विज्ञान के बारे में सब कोई जानता है कि ये क्या है, विज्ञान से संबंधित है। और प्रबंध का अर्थ होता है किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से चलाने से। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान से किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाना। इसका मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम को, ठीक है, एक सेकेंड, हम्म, इसका अर्थ ये है, अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से समझे तो इसका अर्थ ये है कि किसी भी सिस्टम को, ठीक है, आपको उसके ज्ञान से क्या करना है, सही तरीके से चलाना है। क्योंकि आप बताइए, ट्रेडिशनल मेथड भी था, लेकिन जब वो इंडस्ट्री से उतना वर्क नहीं कर पा रहा था रेलिवेंट तरीके से,
क्योंकि हम लोगों ने सारी समस्याएं देखी थी। कहीं कहीं इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा था कि उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिल पा रहे थे, ज्यादा उनको काम करवाया जा रहा था, इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो इन सब के बारे में इन लोगों ने क्या किया है, बात की है कि मजदूरों को जितना वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको क्या मिलना चाहिए, वेज मिलना चाहिए। तो ये सब तभी पॉसिबल है तब जब कोई भी चीज, इंडस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिक तरीके से चले। ये क्लियर है? साइंटिफिक मीन्स, बिल्कुल साइंटिफिक। तो देखिए जैसे कि सरकार की बात होती है ना कि सरकार क्या करता है, सिस्टमेटिक तरीके से चलाता है, वैसे ही साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है कि इंडस्ट्रीज में कैसे कैसे उसको व्यवस्थित ढंग से चलाना है इंडस्ट्री को। क्लियर? जहां पे जिसको परेशानी हो रही है वो हम कमेंट करेंगे। गुड। उसके बाद देखिए, मैंने बताया अब यहाँ पे वीवी आ गया क्योंकि अब थिंकर्स रिलेट कर रहे हैं कि थिंकर्स ने डेफिनेशन क्या दी है। ठीक है, तो एक थिंकर आते हैं HL पर्सन। तो इनके अकॉर्डिंग वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है? वैज्ञानिक प्रबंधन से आशय ऐसे संगठन तथा प्रणालियों से है जो उद्देश्य युक्त सामूहिक प्रयासों के पूर्ण तथा जिनका निर्माण वैज्ञानिक अनुसंधान और विश्लेषण के आधार पर हुआ हो, न कि मनमाने तौर पर अथवा परंपरागत त्रुटि प्रणाली के आधार पर। इसका क्या अर्थ हुआ? इन्होंने बोला कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या होना चाहिए कि वैज्ञानिक तौर से जो भी सिस्टमैटिक ढंग है उसके आधार पर होना चाहिए, ना कि जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनके आधार पर। ठीक है, और ना ही मनमाने तौर पर। तो ये उनकी राय थी। और क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। आपको इनका जो, इन्होंने जो ये कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, डेफिनेशन दी है, उसको याद करना पड़ेगा। ये डेफिनेशन दे देगा और कह देगा कि ये जो HL पर्सन है वो सिस्टम वैज्ञानिक प्रबंध के हित में थे कि उनके विद्रोह में थे, या फिर ये बोल सकता है कि ये परंपरागत त्रुटि को मानते थे। कुछ भी इसी में से क्वेश्चंस आपको उठा के दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आप तो ये याद करके नहीं जाओगे। उसके बाद जेन्स के अनुसार, जॉन्स के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध उत्पादन के नियंत्रण एवं विविध में एक न्यू अनुशासन प्राप्त करने के लिए नियमों का एक समूह है। अकॉर्डिंग टू जॉन्स, scientific management is a set of rules for achieving new disciplines in the control of method of production। इसमें ये बोल रहा है, इसको हमारी लगा। हम्म, इसमें ये बोल रहा है, जॉन्स के अनुसार क्या है कि वैज्ञानिक प्रबंध में वो ये बोलते हैं कि ये क्या है, सेट ऑफ रूल्स है जिसमें लोग क्या कर सकते हैं, अचीव करेंगे न्यू डिसिप्लिन कंट्रोल्स, किस चीज के, प्रोडक्शन के लिए। क्योंकि इंडस्ट्री की बात हो रही है तो प्रोडक्शन की बात होगी। फिर एक थिंकर आते हैं HP पेंड्रा।
इन्होंने क्या बोला कि प्रबंध का कुशलता के आधार पर वर्गीकरण करते हुए निम्न 3 प्रकार के प्रबंध बताए। तो इन्होंने क्या किया है, 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट बताए हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्या है, अवस्थित, दूसरा व्यवस्थित और तीसरा वैज्ञानिक, जिसको हम लोग पढ़ते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो प्रबंध अलग-अलग प्रकार के होते हैं, एक तो सिस्टमैटिक ढंग होता है, एक अनसिस्टमैटिक ढंग होता है और तीसरा क्या होता है, वैज्ञानिक प्रबंध, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को क्या करना है, देखिए सीधे ढंग पे अगर बताऊं मैं, तो आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, लेकिन साथ में ही आपको क्या करना है, अपने वर्कर्स को भी खुश रखना है, ठीक है, वर्कर्स के भी हित पे बात करनी है और इंडस्ट्री को भी फायदा होना चाहिए, यही ये सिस्टमैटिक मैनेजमेंट बताता है। क्लियर है यहाँ तक? फटाफट कमेंट कीजिए सारे बच्चे जो लाइव बैठे हुए हैं। गुड। तरुण, मैंने ये बोला कि इन्होंने मैनेजमेंट के 3 टाइप्स का वर्णन किया था। पहला सिस्टमैटिक ढंग, दूसरा अनसिस्टमैटिक मैनेजमेंट और तीसरा साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर हम लोग इसी चर्चा पे बात करेंगे कि किस तरह हम लोग किसी भी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हाई कर सके, लेकिन साथ में ही वर्कर्स का भी हित हो, ठीक है, उनके वेजेस टाइम पे मिले, इसका सीधा मतलब है कि वर्कर्स भी खुश रहे और आपका प्रोडक्शन भी हाई हो सके, ठीक है, आप किसी का शोषण करके अपना प्रोडक्शन हाई नहीं कर सकते। उसके बाद एक और थिंग कराते हैं, एक इक्यू तेतर, इनके अनुसार में यह जानने की कला कि तुम व्यक्तियों से क्या कराना चाहते हो तथा यह देखना कि वे सबसे उनकी तीर सस्ते ढंग से कार्य करते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध कला कहलाता है। द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू पीपल एंड डू टू सिंग दे वर्क टुवर्ड्स इट मोस्ट इफेक्टिवली टू कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो एक तरह से देखिए, इन्होंने बोला कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट वो है जिसमें आपको पता कि आप किसी भी व्यक्ति से, मान लीजिए कि आपके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं और आपको उससे अपना काम करवाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह से वो काम आसानी से हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। तो अगर कोई बोलता है कि मेरा टाइम पीरियड बढ़ा दीजिए, ठीक है, तो आपको वो भी करना है, तो वो आर्ट आनी चाहिए, आपके पास वो कला होनी चाहिए कि आप पता कर सके कि व्यक्तियों को क्या चाहिए, क्योंकि अंत में व्यक्ति ही आपको काम करके देंगे, आप सारा काम खुद से नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। जो आप तरुण, फर्स्ट आप पीपीटी देखते तो आपको पता चलता। सबसे पहले इसके बारे में जिन्होंने चर्चा की है, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं उन्होंने ही की है, ठीक है? पहली बार ही मैंने बता दिया, लेकिन और लोगों ने भी डेफिनेशन दी है तो उसको भी हम लोग को पढ़ना है। वैज्ञानिक प्रबंधन में आयोजन, अनुसाधन,
विश्लेषण, प्रयोग, विवेक आदि बातों का अधिकतम महत्व दिया जाता है। इन साइंटिफिक मैनेजमेंट मैक्सिमम इम्पोर्टेंट इज गिवन थिंग्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का बात हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, रिसर्च का देते हैं, एनालिसिस के देते हैं, एक्सपेरिमेंट का देते हैं और डिस्क्रिएशन का देते हैं। इन सब का हम लोगों को महत्व होता है वैज्ञानिक प्रबंधन में। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि इन सब में से कौन इसका पार्ट नहीं है। आपको ये सारा बता देगा और एक अलग से कोई चीज क्वेश्चन में डाल देगा, तो आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। और ये नॉर्मल सी बात है, आपको पता होगी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलता है तो उसमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। वैज्ञानिक प्रबंधन स्पष्टतः प्रबंधन की वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा साधनों का आदर्शतम सामान्य करके न्यूनतम साथ अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जाता है। Scientific management is clearly a significant method of management through which minimum and maximum production can be achieved in optimum coordination of research। इसमें ये क्या बोल रहा है? साइंटिफिक मेथड यही है, ठीक है, जिसमें आप मैनेजमेंट करके मिनिमम और मैक्सिमम प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और वो किससे अचीव करेंगे? तो कोऑर्डिनेशंस ऑफ रिसोर्स से। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपको मैनेजमेंट आनी चाहिए आपको इंडस्ट्री चलाने के लिए और प्रॉफिट लेने के लिए। ठीक है, क्लियर है? गुड। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इनके लक्षण और विशेषताओं के बारे में बात होती है। तो पहले क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए, पहले तो निश्चित लक्ष्य और योजना होनी चाहिए। डेफिनेट ऑब्जेक्ट एंड प्लान होना चाहिए किसी भी चीज को करने से पहले। ठीक है, दूसरा क्या है, वैज्ञानिक विश्लेषण तथा प्रयोग होना चाहिए, साइंटिफिक एनालिसिस होना चाहिए और एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। अब ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी कि कितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नियम वाली। आपको कभी भी क्या करना है कि ए सेट ऑफ रूल्स, आपको एक, मान लीजिए कि कोई एक छोटा सा स्कूल चल रहा है, ठीक है, या फिर आप कॉलेज में हैं और कॉलेज में हर टीचर का अपना एक क्या होता है, रूल रेगुलेशन होता है। तो यही बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में भी आप अगर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको नियम लगाने पड़ेंगे। दूसरा, उसके बाद चौथा क्या है, वैज्ञानिक कार्यविधि, साइंटिफिक प्रोड्यूस प्रोसीड। इसमें ये बोल रहा है कि आपके पास कार्यविधि भी होनी चाहिए कि कब क्या कैसे करना है। बिल्कुल, जो लोग कंपनी में काम करते हैं उनको भी ये चीज पता होगी और जो नहीं करते हैं उनके आसपास में हम लोग बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि कंपनी में कौन कौन कैसे कैसे काम करता है, हर पर्सन को पता होगा, उनके घर में कोई ना कोई होगा, है ना। उसके बाद हम लोग को पैसे से भी पैसा भी इम्पोर्टेंट करता है। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि उस काम के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, तो आपको इकोनॉमी भी आपका सही रहना चाहिए, वित्तीयता भी रहनी चाहिए। साथ में 6 नंबर है शोध और निरंतरता, कंटिन्यूटी इन रिसर्च। आप हमेशा उन चीजों पे रिसर्च आपको करना पड़ेगा, तभी तो जाके आपको सही कोई भी चीज प्राप्त होगा ना।
उसके बाद क्या है, गतिशील प्रकृति होनी चाहिए, डायनेमिक नेचर होना चाहिए। 8वां क्या है, कार्य क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए, हमेशा आप जो भी कार्य करना चाहिए उसमें क्या होनी चाहिए, इंक्रीजमेंट ही आनी चाहिए, और साथ में टीम भावना होनी चाहिए। 9th नंबर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता होगा, जो भी लोग मैनेजमेंट करके जाते हैं, मैनेजमेंट आप समझते हैं ना, एमबीए करके जाते हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई करके जाते हैं, उनको सबसे पहले चीज यही सिखाई जाती है ना कि टीम में रह के आपको काम करना है, या फिर जब उनका इंटरव्यू होता है तो किसी भी कंपनी में हायर हो तभी करते हैं जब उनको लगता है कि ये बंदा हमारे टीम में काम करने के लिए सही है। ठीक है, तो टीम की भावना होनी चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए कि जब सब मिलके हम ये काम को आसानी से कर लेंगे, है ना। तभी जाके आपको एक टीम प्रोवाइड किया जाता है, और उस टीम में हर व्यक्ति को अलग अलग काम रहता है। ठीक है, काम बांटा रहता है। टीम में सबसे पहले क्या होता है कि आपको काम आप करोगे तो क्या होगा कि आपके काम को थोड़ा 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 बांट दिया जाएगा लोगों पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लोड नहीं आएगा और आपका काम समय पे हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। गुड। अब देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध के मुख्य चिंतक, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। बहुत सारे चिंतक है जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में बात की है। तो पहले है फेडरिक टेलर का योगदान, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये क्या थे, वैज्ञानिक प्रबंधन का विकास फेडरिक विल एक सेकेंड ना, विंस्लॉ टेलर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, टेलर एक इंजीनियर थे जिस जिसने वैज्ञानिक औद्योगिक प्रबंध की नींव रखी थी। तो ये एक इंजीनियर है, और जितने भी इससे रिलेटेड थिंकर होंगे ना कहीं वो लोग से इंजीनियर ही होंगे। The development of scientific management is associated with the name of Frederick Wilson Taylor. Taylor was an engineer who laid the foundation of scientific industrial management. अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने कैसे, ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में अपनी राय रखी। इनका जन्म 20 मार्च 1856 को जर्मन टाउन में हुआ था। सन 1875 में वह फिलाडेल्फिया के एक छोटे फर्म में मशीनों तथा उसके कार्य के विषय में प्रशिक्षण के रूप में इनको रखा गया था। ठीक है, तो सोचिए ये बचपन से ही सिर्फ मशीनों के बीच में इन्होंने अपना टाइम बिताया था। ठीक है, और इसी के वजह से इन्होंने इस पद्धति को डेवलप किया था। उसके बाद क्या होता है कि सन 1880 से लेकर 81 के बीच में इनको मिडले स्टीम कंपनी के श्रमिकों के एक समूह को निरीक्षक एवं अगुला नियुक्त किया गया। ठीक है, जो भी लीडर के रूप में और इंस्पेक्टर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था। कब, 1880 से 1881 तक। कहाँ पे, मिडवेल स्टील कंपनी में। उसके बाद उस समय उनकी यह धारणा बनी, किसी प्रकार का कार्य निष्पादन
की दैनिक मात्रा को निर्धारित एवं मानकृत किया जा सकता है। उसकी इस धारणा ने उसके लगातार अनेक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब इन्होंने क्या बोला, at that time his belief was formed that the daily quantity of the type of work performance could be determined and standardized. This belief was encouraged his continuously do many experiment. इन्होंने सीधे तौर पे ये बोला कि अगर आप किसी भी कार्य को, वर्क को, ठीक है, रोज करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, अच्छे क्वांटिटी में, ठीक है, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर आप किसी भी कार्य को लगातार करते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, उसमें माहिर हो जाएंगे, आपको उसकी कला प्राप्त हो जाएगी। तो इसी, जब इनको ये बात पता चली कि उनको अगर वो हमेशा कार्य करते रहेंगे तो उनको एक्सीलेंस मिल जाएगा किसी भी कार्य में, तो उनको इस धारणा ने क्या किया, बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया कि वो आगे भी इस काम को करते रहें। ये क्लियर है? क्लियर है ये? अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। अब ये इसलिए हैं क्योंकि ये मैनेजमेंट्स के वर्ड हैं, हम लोग इसमें सिंपल वर्ड्स नहीं ला सकते, ठीक है। हाँ, सिंपल तौर पे मैं इसको समझा दे रही हूँ, बट पढ़ने आपको यही वर्ड्स हैं, ठीक है। अब देखिए, इनको दो क्षेत्रों में बहुत ज्यादा इनको उपलब्धि प्राप्त हुई थी। प्रथम क्या थी, ये मशीनी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उसने स्टीम का पक्का स्टील को पक्का बनाने का नया तरीका निकाला। तो फर्स्ट याद रखिएगा, क्योंकि ये स्टील कंपनी में काम करते थे, तो स्टील को इनको कैसे पक्का बनाया जाए, उनका इन्होंने न्यू मेथड निकाला था, ठीक है, पहली बार। और दूसरा चीज इन्होंने क्या निकाला था, तो दूसरी बात, प्रबंध के क्षेत्र में उसने कार्य निष्पादन को पूर्णता तक पहुंचाने का समायोजन विधि प्रस्तुत की। इसी को आगे चलकर वैज्ञानिक प्रबंधन कहा गया। Secondly, in the field of management, he presented the adjustment method to bring the work performance to perfection. This was later called scientific management. तो इनके अंतर्गत साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, इन्होंने बोला कि कोई भी, इन्होंने एक मेथड दिया जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट मेथड, ठीक है, समायोजन विधि। और उस समायोजन विधि के अंतर्गत क्या था कि आप अपने परफॉर्मेंस के काम को, जो भी परफॉर्मेंस होता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, परफेक्शन तक ला सकते हैं। और परफेक्शन तक आप कैसे लाएंगे, सब लोग कमेंट कीजिए। वैज्ञानिक प्रबंधन में आप अपने कार्य को परफेक्शन तक कैसे ला सकते हैं, सारे बच्चे कमेंट करेंगे, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे ना, क्वेश्चन करेंगे तो फिर पढ़ने में और मजा आएगा। फटाफट कमेंट कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। जितने भी बच्चे लाइव में बैठे हुए हैं सारे बताएंगे। एक बार पहले बोल दीजिए कि मैम मुझे पता है, वरना मैं वेट करती रह जाऊंगी और सब एक दूसरे को देखेंगे कि कौन पहले बता रहा है, उसके बाद मैं बताऊंगी।
कविता, वी वांट जेआरएफ, तरुण, राम लखन, सब लोग बताइए। तो अगर आप किसी भी कार्य को, मैं बता देती हूँ, आप लोग भी लिखिए कि किसी भी कार्य को ज्यादा क्वांटिटी में और हमेशा लगातार करते रहते हैं तो उससे क्या आता है, परफेक्शन आता है। अब ये मैनेजमेंट में भी है और आम जिंदगी में भी ये सेम काम करता है। अब देखिए, इस कर्म क्रम में उसने समय और है ना गी संबंधी अध्ययन किए तथा श्रमिकों के लिए वेतन अभिप्रेरणाओं की व्यवस्था को प्रस्तावित किया। जब ये सारी चीजें चल रही थी, इन्होंने इस पद्धति को दिया, तब ये किस चीज पे ज्यादा बात कर रहे थे कि जो भी श्रमिक हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी सैलरी को क्या किया जाए, व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, और सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव की भी इन्होंने बात की कि सिस्टमेटिक तरीके से सैलरी भी दी जानी चाहिए और इंसेंटिव भी दी जानी चाहिए। किसको, तो वर्कर्स को। इसी के अंतर्गत इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। ठीक है, और वो किताबें कौन कौन सी है, थोड़ा सा देख लेते हैं। नोट्स ऑन वेल्टिंग, ठीक है, 1893 द एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस टू इफिशियंसी, इसके बारे में इन्होंने बोला। फिर 1896 में, ये नहीं होगा, ठीक है, स्टॉक मैनेजमेंट के बारे में बात की। 1903 में आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स के बारे में बात की। प्रिंसिपल एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट पे इन्होंने किताबें लिखी। और लास्ट में इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट पे भी किताब लिखी जो 1949 में रिपब्लिश की गई थी। ठीक है, तो ये कुछ किताबें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, अब इन्होंने वर्कर्स के बारे में बात की। अब इन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में बात की कि टेक्नोलॉजी के दो एलिमेंट्स होते हैं। पहला क्या होता है, एक कार्य तथा उसकी विभिन्न इकाइयों के लिए समुचित समय तथा कार्य की सर्वोच्च विधि खोजना। दूसरा, द्वितीय कार्मिकों तथा प्रबंध के बीच एक नवीन कार्य विभाजन करना। First element, to find the appropriate time and best method to work for the work and its different unit, and second, to create the new division of work between the workers and management. पहली बात इन्होंने ये की है कि हर कार्य को करने के लिए एक बेस्ट मेथड होना चाहिए। ठीक है, और उनको यूनिट्स और यूनिट्स में बांट दिया जाए। ठीक है, और दूसरा चीज उन्होंने क्या बोला कि जो वर्कर्स हैं और मैनेजमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, नया नया डिवीजन होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ऐसी भी बात की है कि देखिए, कोई एक वर्कर है जो 8 घंटा काम कर रहा है, तो उसको उसके हिसाब से कार्य देना चाहिए और को उसके हिसाब से उसको वेज देना चाहिए। और कोई वर्कर्स है, अगर वो 5 घंटा काम कर रहा है तो उसको उसके हिसाब से वेज देना चाहिए। लेकिन पहले क्या होता था कि हम लोगों ने पढ़ा है कि पहले उन लोगों को
कम पैसा दिया जाता था और उनको 12 घंटा 15 घंटा उनसे काम करवाया जाता था, तो ये उनके साथ भी नाइंसाफी हो रही थी। अब देखिए, प्रथम के अनुसार अब मैंने 2 चीजें बता दी, तो उसके अंतर्गत क्या आता है? पहले के अंतर्गत क्या आया? प्रत्येक कार्य के लिए सर्वोत्तम समान साधन, उपकरण, मशीन, प्रविधियां, कार्यप्रवाह तथा तारतम्य जुटाना आवश्यक था। इसीलिए आंकड़े एकत्रित, वर्गीकृत तथा सूचीकृत के अर्धवालियों में रखे गए। देखिए इसमें बोल रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इट इज नेसेसरी टू कलेक्ट द बेस्ट मटेरियल। कोई भी कार्य करने के लिए आपको तो पहले बेस्ट मटेरियल कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सामान आपके पास अच्छा होना चाहिए, साधन अच्छा होना चाहिए जिसको हम लोग रिसोर्स बोलते हैं, उपकरण होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, मशीन्स होने चाहिए, टेक्निक्स होने चाहिए, है ना। वर्क फ्लो के बारे में बात किया कि तभी जाके आपके काम पे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बैठ पाएगा। अगर आपके पास सामान ही नहीं होगा तो आप डे बाय डे क्या काम करोगे, क्योंकि आज अगर आप काम करोगे और फिर कल आपका काम रुक जाए, फिर आप परसों काम करोगे, तो ऐसे आपको भी प्रॉफिट नहीं होगा और साथ में लोगों को भी प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। और इसके लिए क्या बोल रहे हैं कि इन सारी चीजों के लिए कोऑर्डिनेशन से काम हो, आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास एक समरी होनी चाहिए, आपके पास डाटा होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास फाइल होना चाहिए कि आप उस फाइल में लिख रहे हो कि आपको कल के लिए इतनी चीजों की जरूरत है और पहले ही से आप ला के रखो, है ना। क्लियर है ये? अभी तो बोलना है कि हाँ क्लियर है या नहीं है। फटाफट कमेंट कीजिए तभी आगे बढ़ेंगे। मुझे भी पता होना चाहिए ना, सब बैठे हुए हैं पढ़ने। चलिए बढ़िया, कोई तो बोल रहा है ना। अब दूसरे में इन्होंने क्या बोला, इन कार्यों को करने से सर्वोत्तम तरीका खोजना। पहले तो बता दिया गया कि कोऑर्डिनेशन चाहिए, के लिए समाज जो सामान है उसको इकट्ठा करना, और सामान इकट्ठा करने से पहले आपको डाटा आपके पास होना कि क्या क्या सामान चाहिए और कब तक ये काम चलेगा। ओके, फर्स्ट में ये था, सिंपल वे में समझा जाए। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, दूसरे में ये बोल रहा है कि अब उस कार्य को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका हम लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए अब अच्छा तरीका ढूंढना, ठीक है। परिचालन का सर्वोत्तम नियोजन करना, इसका मतलब ये बोल रहा है कि बेस्ट प्लानिंग भी आपको होनी चाहिए कि आप पहले प्लान कर रहे हो, सही समय और स्थान पर कराने का दायित्व वाहन करने और उसे संबंधित सामग्री, सूचना, उपकरण, सुविधा आदि जुटाने का कार्य करता है। इसमें यही चीज बोल रहा है कि सबसे पहले तो आपको क्या होनी चाहिए कि आप कहाँ कार्य करवाने वाले हैं, उसका स्थान और समय कि कब तक कार्य करवाने वाले हैं, ठीक है। साथ में आपको इक्विपमेंट्स देना, तभी जाके आपका कार्य हो पाएगा। और ये चीज कहीं ना कहीं हर चीज रेलिवेंट है, ये ना कि मैनेजमेंट ना कि ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप एक घर बना रहे हो, उसमें भी अगर आप वर्कर्स बुला रहे हो तो आपको हर चीज वर्कर्स जाके नहीं लेके आता है, ठीक है। जिसको भी घर बनाना है वो खुद से सारे सामान को मंगवाता है और वर्कर्स को देता है। वो खुद बताता है कि इतना से इतना बजे तक आप काम कीजिए, तो जाके मेरा घर बन पाएगा इतने समय में, है ना। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल रहा है तो उसको भी अच्छी तरह से ये सारी चीजों का प्लान होना चाहिए।
अब देखिए, मूलतः उत्पादन में वृद्धि का आधार श्रमिकों द्वारा अधिक उत्पादन कराना न होकर श्रमिकों और मशीनों के समय के अपव्यय को रोकना तथा उसमें समुचित समय उत्पन्न करना। इसमें बोल रहा है दिस बेसिक इज इंक्रीज द प्रोडक्शन वाज नॉट मेक more production by workers but prevalent wastage of time of workers and machines to create proper coordination between them। इसमें ये बोल रहा है कि उत्पादन में सिर्फ वृद्धि हो जाए, ठीक है, यही क्या होता है, यही एक रास्ता नहीं है, ठीक है। आपको क्या होना चाहिए कि वर्कर्स और मशीन के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना आना चाहिए कि ज्यादा हम लोग का टाइम वेस्ट ना, ठीक है, कम टाइम पे हम लोग अच्छे से काम कर सके, ना सिर्फ जो भी वर्कर्स है उनके ऊपर आप पूरा उनको परेशान कर रहे हो, ठीक है। आप क्या करो, खुद से कोऑर्डिनेशन बनाओ कि आपके मशीन के साथ और वर्कर्स कितना अच्छे से काम करके आपका काम जल्दी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। टेलर के अनुसार अच्छे प्रबंध में उन सभी तत्वों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिसमें नियोजन तथा नियुक्ति दोनों की समृद्ध हो और उनमें मतभेद तथा संघर्ष ना हो। अब इन्होंने एक और चीज बात बोली थी जो अभी भी कंपनीज में रेलिवेंट होती है, वो क्या थी कि सबसे पहली चीज है कि आपको एम्प्लॉयमेंट भी देखना है, ठीक है, नियोजनों को भी देखना है और नियुक्ति को भी देखना है कि पर्पस क्या है किसी भी काम को करने का, ठीक है, और साथ में एम्प्लॉयमेंट कैसे आप दे रहे हो। अगर आप नियुक्ति ही नहीं करोगे तो आप कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हो, काम करने के लिए वर्कर्स भी तो होने चाहिए ना। एक तरह से बोल सकते हैं कि जितने कंपनीज में लोग जाते हैं और काम करते हैं वो इसी के अंतर्गत करते हैं ना। किसी भी कंपनी के पास पूरा ब्यौरा होता है कि वो कितने वर्कर्स को काम दे रहा है, कितने वर्कर्स का नियुक्ति कर रहा है, और कभी भी इन दोनों में नियोजन और नियुक्ति में कभी भी संघर्ष नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है टेलर का मूल्यांकन, एवोल्यूशन ऑफ टेलर, टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध का एक प्रभावशाली आंदोलन के रूप में अमेरिका और पश्चिम के अन्य कई देशों में कई वर्षों तक जारी रहा। जैसे कि अभी शायद तरुण ने बोला कि अमेरिका में ये आंदोलन बहुत ज्यादा चल रहा था, ठीक है, और पश्चिमी अन्य देशों में भी ये बहुत वर्षों तक चला था, साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। इससे कार्यशील दशकों कार्य करने की दृष्टिकोण और कार्य की विविधता में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। इन आंदोलन के कारण श्रमिकों, उत्पादनकर्ता और परिश्रमिक में उल्लेखनीय सुधार आया। क्या होता था, पहले उनको वेजेस टाइम पे नहीं दिए जाते थे, नियुक्ति नहीं की जाती थी, है ना, लेकिन जब ये आया मूवमेंट चला उसके अंतर्गत ये सारी बदलाव आने शुरू हो गए। क्लियर। देखिए, टेलर के बाद टेलर के अनुयायियों ने टेलर के विचार तथा सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। उनके अनुयायियों और उनकी विचारधारा के मुख्य योगदानकर्ता में हेनरी गेंट, फ्रेक गिलनेट एंड लिलियन गिलब्रेथ और हैरिंगटन इमर्सन है, ठीक है, इन सब का नाम याद रखिएगा।
ये इनके क्या थे? अनुयायी थे। क्लियर है यहाँ तक? सब लोग बताइए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हेनरी फ्यूल आते हैं, और हेनरी फ्यूल का क्या योगदान रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट में, इसकी बात करते हैं। तो फ्यूल का जन्म सन 1841 में फ्रांस में हुआ था। उसने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और कोयले के उद्योग में वह सामान्य प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किए गए। ठीक है, उसने वहां 22 वर्ष तक कार्य किया। तो जो फ्योल थे, वो तो पहले फ्रांस से थे, उन्होंने इंजीनियरिंग की थी और साथ में वो कोयले के उद्योग में उन्होंने काम किया था मैनेजर के तौर पर, और उन्होंने उस वहां पे 22 साल काम किया। जब फ्रियोल ने इस उद्योग में गए थे तो कंपनी की हालत हालत जो थी अत्यधिक खराब थी, किंतु जब वे रिटायर हुए तो कंपनी की दशा बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने काम किया था किस चीज पे? मैनेजमेंट पे। तभी तो जाके उस कंपनी की हालत सुधर गई ना। उसके बाद देखिए, तो फ्योल ने अपने अनुभव के आधार पर जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक की रचना की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब प्रकाशित हुई थी? 1916 में। इस पुस्तक में फ्योल ने इस बात पर जोर दिया कि प्रबंधन का कार्य भी प्रभाविधि प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। टेक्निकल प्रोसेस को इन्होंने एक्सेप्ट किया था। ठीक है, कि किसी भी इंडस्ट्रीज में मैनेजमेंट के लिए टेक्निकल प्रोसेस होना चाहिए। यहाँ तक सबको समझ में आया? कमेंट कीजिए तो फटाफट। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, अब बस 2-3 और स्लाइड है, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। हेनरी एल एंड गेंट का योगदान क्या था? गेंट ने कार्य तथा बोनस, ठीक है, अब याद रखिएगा कि हेनरी एल गेंट ने किस चीज पे बात की है? तो काम पे और बोनस पे बात की है। तो बोनस पे चर्चा करने वाले, बोनस का सिद्धांत देने वाले कौन थे? हेनरी एल गेंट। आगे चलकर यही सिद्धांत अधिकांश उत्प्रेरणात्मक योजनाओं के आधारशिलता सिद्ध हुआ। गेंट ने यह योजना भी रखी कि यदि कोई कर्मचारी 4 घंटे के काम को 3 घंटे में ही निपटा लेता है तो उसे वेतन 4 घंटे का ही मिलना चाहिए, और वह 1 घंटे में कुछ अतिरिक्त काम करके अधिक परिश्रम कमा सकता है। ठीक है, इसमें उन्होंने बोनस की बात की है, और बोनस भी क्या बोला है कि अगर कोई व्यक्ति अपने 4 घंटे को काम को 3 घंटे में ही निपटा लेता है तो उसने तो अपना काम पूरा किया है, तो उसको जो वेज है वो 4 घंटे का ही मिलना चाहिए। और साथ में ही उसका जो 1 घंटा बचा है उसमें वो अगर काम करता है तो उसको क्या होगा? वो बोनस के तरीके से अधिक, जब अधिक कार्य करेगा तो उसको एक्स्ट्रा वर्क के लिए उतना पैसा उसको प्रदान किया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारे कंपनीज में होता है, अगर आप आवर के हिसाब से उनको पैसा दिया जाता है।
अब देखिए, गैंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान गैंट चार्ट का आविष्कार है। तो गैंट ने गैंट चार्ट का आविष्कार किया था, जिसमें समय वृद्धि कार्य प्रगति को दर्शाया जाता है। ठीक है, कि टाइम बाउंड वर्क प्रोग्रेस को शो किया जाता है। गैंट चार्ट आज भी व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, अभी भी ये प्रयोग किया जाता है। इसके आधार पर और अधिक प्राकृतिक तकनीकों का विकास किया गया, जैसे पर्ट और सीपीएम के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे इसी के आधार पर बहुत सारी चीजें क्या हुई, उसका डेवलप किया गया, जिसको क्या बोला जाता है, पर्ट भी बोला जाता है और सीपीएम भी बोला जाता है, क्रिटिकल पाथ मेथड। चलिए, अब ये लास्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा कि रैशनल चॉइस थ्योरी क्या होती है। हम लोगों ने आज दो ही थ्योरीज पढ़ी है, सिस्टमैटिक मैनेजमेंट थ्योरी और रैशनल चॉइस थ्योरी। अब ये क्या होता है, सार्वजनिक प्रशासन में तार्किक चयन सिद्धांत के अनुसार लोग सरकारी काम में अपने हित को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। वे अपने लाभ और नुकसान का विचार करके काम करते हैं। According to rational choice theory of public administration, people take decision to keep in mind their own interest in government work. They work considering their profit and loss. इसमें ये बोल रहा है कि कोई भी वर्कर, ठीक है, सरकारी काम करता है, लेकिन वो अपने दिमाग में क्या करता है, अपना फायदा और नुकसान भी रखता है। उसके पास ये डिसीजन होता है, वो तभी डिसीजन लेता है जब उसको लगता है कि इस काम में मुझे क्या है, फायदा है, और इस काम में मुझे नुकसान है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, रैशनल चॉइस ऑफ थ्योरी बोलते हैं, कि अपना चॉइस हो किसी भी इंसान के पास। क्लियर है ये? एक बार फटाफट बोल दीजिए कि क्लियर है, ये कंप्लीट हो गया है। कल हम कुछ थ्योरीज को पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें अधिकतर थ्योरीज हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैंने बताया था, एनपीएम के बारे में मैंने बताया था, एन ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से इनकी थ्योरीज और कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, तो थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी मैं क्लियर कर दूंगी। चलिए, अब सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट। कल मिलते हैं।